हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी कोड्स। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक से जो हमने एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न वाली सीरीज़ का जो फुल टेस्ट 2 दिया था उसकी जीएस के एनालिसिस करने वाले हैं। इनका जो पहला क्वेश्चन था वो कुछ फिलोसफर से रिलेटेड था। देखो, अगर एग्ज़ाम में वो ऐसा क्वेश्चन आता है तो जिसको नॉलेज होगी वही कर पाएगा, या फिर जो जिसका ऑप्शन एलिमिनेशन और टेक्निक बहुत अच्छा बैठ गया तो कर पाएगा। मतलब बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि हम इन फिलोसफर्स को बहुत अच्छे से याद करेंगे, बट फिर भी क्योंकि ये आया है तो अगर बाय चांस हमारे एग्ज़ाम में आ गया तो उस चीज़ के लिए इसको कवर कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो फिलोसफर्स है और उनकी फिलोसफर्स और उनकी फिलोसफीज़ देखते हैं। कुछ मतलब इनके जो इनमें जो आया था चार ऑप्शंस थे, तो चार फिलोसफर्स थे। तो सबसे पहला इनका था रामानुज। ठीक है। इनकी जो फिलॉसफी थी वो विशिष्ट अद्वैत। मैं स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस व्हाट आई एम स्पीकिंग गो इन दैट वे, विशिष्ट अद्वैत। ठीक, ये इनकी फिलॉसफी है। इनकी फिलॉसफी जो थी वो विशिष्ट विशिष्ट है, शायद विशिष्ट अद्वैत है। ठीक है। फिर जो दूसरे हमारे फिलोसफर हैं दैट इज़ माधवाचार्य। इनकी जो फिलॉसफी है वो द्वैत है। अद्वैत है रामानुज की और इनकी द्वैत है। फिर जो तीसरे हमारे फिलोसफर्स थे वो थे निम्बर्क आई थिंक, हाँ निम्बर्क ही थे। इनकी फिलॉसफी थी द्वैत अद्वैत। मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों आ गए हैं इसमें, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। ठीक। फिर हमारे इसमें इसी क्वेश्चन का जो इनके जो लास्ट फिलोसफर थे दैट इज़ वल्लभाचार्य थे। इनकी जो फिलॉसफी थी दैट इज़ शुद्ध शुद्ध अद्वैत। ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली जैसे ये फिलोसफर्स आए हैं तो अब आप याद कैसे करोगे? तो याद करने का देखो, या तो आप इसको एक बारी आपने इसको कई बार पढ़ लिया है तो आपकी मेमोरी में बैठ गया, और अगर आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हुई तो आपको हमेशा याद रहेगा जब एग्जाम में आएगा। वरना फिर ट्रिक तो खैर इसकी ऐसे ट्रिक आप बना लो, अगर ऐसे तो रा और वी, जैसे रवि हो गए यहाँ से, मैं अगर देख लूँ जैसे रवि। ठीक है, वैसे कोई सेंस नहीं है। जैसे माधव का हो गया, माधव हो गया, इसका जैसे हो गया। और निम्बर्ग में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसे निम और डेव, निमडेव हो गया। और वल्लभ में और सु में जैसे वल्लभ, मतलब वा से वल्लभ का वो, तो वसु हो गया। हालांकि ये सब याद नहीं रहने वाली ट्रिक्स, दैट्स वेरी श्योर, बट अभी के लिए अगर आपको याद करना हो बार बार तो रामानुज से विशिष्ट अद्वैत है उनकी, रावी याद कर लो, माधवाचार्य से द्वैत हो गया, माधव याद कर लो, उससे निम्बर्क से द्वैत अद्वैत, निम्बडी याद हो गया, वल्लभ से वसु हो गया, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत लिखी थी। तो बस इसमें इतना ही आप याद करिए, और तो कुछ है भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगर थे, मतलब एक कार्नेटिक म्यूजिक के सिंगर थे, और हमको बताना था कि कौन क्या बजाते हैं, कौन सा प्लेयर, कौन किसके ये प्लेयर हैं ये। तो पेन कलर चेंज कर लेती हूँ। तो उनका नाम जो था वो था मोहन चंद्रशेखरन। मोहन चंद्र शेखरन। ये कार्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। अरे यार, ये जो हैं, ये जो कार्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये क्या बजाते हैं? ये वायलिन बजाते हैं। ओके। इनके बारे में एक और स्पेशल है कि ये ब्लाइंड थे। ठीक है, ये ब्लाइंड, एक तरीके से ब्लाइंड वायलिन मैस्ट्रो हैं ये। ठीक, ये ब्लाइंड वायलिन मैस्ट्रो हैं। तो ये इनके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब हम देख लेते हैं वायलिन के कुछ जो एक्स्ट्रा जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो फेमस एक्सपोनेंट है। एक तो हमने देखा होगा बहुत एग्जाम्स में, स्टैटिक जीके में पूछते हैं, टी एन कृष्णन हो गया। दूसरे हो गए जैसे एम एस गोपाला कृष्णन हो गए। जहाँ कृष्णन सरनेम आया वहाँ मोस्टली वो वायलिन बजा रहे हैं। और एक और फेमस है दैट इज़ लालगुडी जयराम। ठीक है। और और तो मुझे, हाँ एक और है कला रामनाथ। कला रामनाथ।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा वायलिन के एक्सपोनेंट्स हैं, रामानाथ। ठीक है। और तो आई थिंक एक तो हमने पढ़ ही लिया है, एम चंद्रशेखरन हो गए। और और कुछ हम कर सकते हैं इसमें। हाँ, कार्नाटिक म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कार्नाटिक म्यूज़िक, तो जैसे कार्नाटिक म्यूज़िक के फादर किन्हें माना जाता है? जो फादर हैं वो पुरंदर दास हैं। ठीक, पुरंदर दास। और ये क्वीन ऑफ कार्नाटिक म्यूज़िक कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक। ये पहली म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला है। ये फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न। फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री, भारत रत्न। ठीक। बस आई थिंक इतना इनमें सफिशिएंट है। बाकी अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस में इनके बारे में कुछ और आएगा तो हम वो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो थर्ड टॉपिक कवर करते हैं। तो इनमें जिनका जो क्वेश्चन था कि कौन सा प्लैनेट है या सैटेलाइट है जिसमें इक्वल पीरियड्स ऑफ रोटेशन और रिवोल्यूशन होते हैं, तो आंसर है मून। तो हम मून के बारे में देखते हैं कि मून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो फैक्ट यहीं से निकल आया है कि इसमें क्या होता है कि इक्वल पीरियड्स ऑफ रोटेशंस और रिवोल्यूशन होते हैं। इक्वल पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। एंड रेवोल्यूशन। ठीक है। और मून कितना दिन लेता है रोटेट करने में? तो ये लेता है लगभग 27.3 डेज लेता है टू रोटेट एंड रिवॉल्व। एंड रिवॉल्व। ठीक है। और अच्छा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसी को, मतलब क्योंकि ये 27.3 डेज लेता है, मतलब सेम डेज और सेम डेज फॉर रोटेशन और रिवोल्यूशन लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस रोटेशन और टाइडल लॉकिंग। ठीक, इसी चीज़ को, इस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब ये जो लेता है, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस। मतलब ये टाइडल लॉकिंग मैंने किसी एग्जाम में कि जीएस में पढ़ा था। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि टाइडल लॉकिंग टर्म आया तो वो मून से रिलेटेड है। और क्या पढ़ सकते हैं मून में? और मून में ये देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी होती, 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी है। 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। इसकी खुद की कोई लाइट, क्योंकि ये सैटेलाइट है तो इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। ये मून, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आई थिंक इतना अभी के लिए सफिशेंट है मून के बारे में कि कितने डे लेता है, और ये सेम टाइम लेता है रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों में। और सिंक्रोनस रोटेशन और टाइडल लॉकिंग अगर कभी आता है टर्म तो आप मून ही लगाओगे। और 1/6 ऑफ इसकी ग्रेविटी होती है अर्थ में। अर्थ की 1/6 ग्रेविटी इसकी ग्रेविटी होती है। और इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई साउंड है, और बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन देखा गया है मून में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लॉज देख लेते हैं जो बेसिकली बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले बॉयल्स लॉ, अगर मैं सिर्फ एक काम करती हूँ, फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप यहाँ से समझ जाइएगा। जैसे बॉयल्स लॉ है तो बॉयल्स लॉ बोलता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पी से प्रेशर है, वी से वॉल्यूम है। ठीक है, एट टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक, उसी तरीके से बॉयल्स लॉ हो गया। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, और फिर कौन सा था, गे ल्यूसैक लॉ? लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जो एवोगैड्रो लॉ है, जो आंसर है इसका, एवोगैड्रो लॉ जो था वो ये था कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, मतलब जो भी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम होगा, एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
जो होते हैं वो कंटेन करते हैं। तो मैं अगर लिख लूँ अगर, तो उसको ऐसे लिख सकती हूँ कि इक्वल इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ एक एग्जाम्पल की तरह, तो 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन at STP standard temperature condition, both have मतलब both have same number of molecules। ठीक है, तो इसका ये होता है कि एक होता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि एक किसी भी गैस का एक मोल कितना लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर, ये मॉलिक्यूल्स हैं, बल्कि इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23। आई थिंक इतना सफिशिएंट है इस चीज़ के लिए, बाकी आप रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेट्स मूव ऑन। 5th नंबर, तो आर्टिकल 249 के बारे में देखते हैं। ठीक, तो ये जो आर्टिकल है ये अधिकार देता है पार्लियामेंट को, गिव्स राइट और अलाउज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इफ द राज्यसभा डिक्लेयर्स इट एज अ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, तो मतलब एक तरीके से ऐसे करो कि पार्लियामेंट मतलब अलाउज पार्लियामेंट टू मेक laws on subjects of state list, allows parliament to make laws on subjects of state list। ठीक है, ये इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये पार्लियामेंट को अधिकार देता है स्टेट लिस्ट में, अगर राज्यसभा, ये भी लिख लेती हूँ, इफ राज्यसभा declares it necessary, in the national interest। ठीक है, द नेशनल इंटरेस्ट। तो इसमें बस इतना याद रखो कि पार्लियामेंट को एक अलाउंस मिल जाता है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के, अगर राज्यसभा बोल देता है कोई टॉपिक स्टेट लिस्ट से कि अब ये नेशनल इंटरेस्ट में आ गया है, तो पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो उस पर्टिकुलर लिस्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को पे लॉज बना सकता है। बस इतना है। जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि अगर रेजोल्यूशन राज्यसभा पास करता है ताकि पार्लियामेंट को अपना लॉ बना सके, तो वो कितने समय के लिए इन्फोर्स्ड होता है, तो वो 1 साल के लिए। मैंने 6 मंथ्स लगाया था, बिल्कुल गैस वक्त लगाया था। तो वो जो पीरियड होता है दैट इज़ 1 ईयर, पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का होता है। ठीक, 1 साल तक वैलिड होता है, एक तरीके से 1 साल तक वो फोर्स में रहता है। ठीक, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें एक बुक थी जिसका नाम था मतोश्री। बताना था ये किसने लिखी है, तो ये लिखी थी सुमित्रा महाजन ने, सुमित्रा महाजन। और बाकी जो ऑप्शंस में थे, चेतन भगत की जितनी भी, आप याद रख लो, चेतन भगत की जितनी भी बुक्स होंगी उसमें एक नंबर होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द बुक उसकी नंबर्स वाली होती हैं, उसमें एक नंबर तो होगा ही होगा, चाहे 5.7 हो, वन नाइट एट अ कॉल सेंटर हो, रेजोल्यूशन 2020 हो। ठीक, तो 1 इंडियन गर्ल हो, तो इसमें एक नंबर होना है। क्वेश्चन अगर आता है तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हो कि मतलब अब मतोश्री में कोई नंबर तो दिख नहीं रहा था, तो चेतन भगत ने तो नहीं लिखी है। मैंने लगाया था अमीश। अमीश की नॉर्मली माइथोलॉजिकल होती है, अब मतोश्री मुझे लगा कि हो सकता है समथिंग माइथोलॉजिकल, बट इसमें कोई माइथोलॉजिकल नहीं है। तो अमीश की जितनी भी बुक्स होती हैं वो माइथोलॉजिकल होती हैं। ठीक, जैसे इमॉर्टल्स ऑफ मेलोहा हो गया, जितनी भी बुक्स हैं उसकी वो तुम्हारी माइथोलॉजिकल बेस्ड होती हैं। तो यहाँ से आप इतना इसको एलिमिनेट कर सकते थे, चेतन भगत और अमीश को। ठीक, तो मिलते चलते, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। या फिर एक काम करते हैं, इनकी कुछ कुछ बुक्स भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स अमीश और चेतन भगत की। लेट्स मेक
तो यहाँ पे लिखते हैं चेतन भगत, और यहाँ पे लिखते हैं अमीश। अमीश त्रिपाठी हो गए ये। तो सबसे पहले चेतन भगत देखते हैं। चेतन भगत की 5.7 हो गई, ठीक। 5.7 इस पे, इसी पे तो थ्री इडियट्स बनी है। फिर वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, इसी की बुक पे एक मूवी थी हेलो करके, वो ये बनी थी। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, काय पोचे, ये जो काय पोचे मूवी थी, सुशांत स्टारर मूवी, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। और टू स्टेट्स जो बुक थी, उस पर भी आई थिंक एक मूवी बन चुकी है। और कौन सी, हाँ, रेवोल्यूशन 2020 हो गई, रेवोल्यूशन 2020। हाफ गर्लफ्रेंड हो गई, हाफ गर्लफ्रेंड। और तो वन अरेंज्ड मर्डर एक थी, मैंने पढ़ी है ये बुक, वन अरेंज्ड मर्डर। नॉर्मली इनकी बुक्स जो थी वो कुछ नंबर्स पे बेस थी, ठीक है। अब अमीश की आदत है, बाकी और भी होंगी बट मुझे ऐसा ही लग रहा है। एक और थी शायद, एक मिनट लिख लेती हूँ मैं। 400 डेज, 400 डेज, ये भी देखो नंबर ही है 400। बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब इसमें कोई ट्रिक ट्रिक क्या है इसमें, बस कोई भी नंबर दिखे तो आप रिस्क लेना चाहते हो। अगर आपको ना पता हो वो बुक, तो आप नंबर दिखे चेतन भगत ऑप्शंस में है तो आप चेतन भगत लगाकर नेक्स्ट करिएगा। अमीश की बुक्स ऐसे हो गई। तो फेमस, सबसे इसकी फेमस बुक जो है वो है इमॉर्टल्स ऑफ मेलोहा हो गई, अ वेरी गुड बुक, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। मेलुहा की स्पेलिंग MELUHA, ठीक। सीक्रेट्स ऑफ नागाज है, देखो ये सब माइथोलॉजी है। सीक्रेट्स ऑफ नागा। एक थी ओथ ऑफ वायुपुत्रा, ये भी अच्छी बुक है। ओथ ऑफ वायुपुत्र। और हाँ, एक और थी स्काइन ऑफ, ये भी पूछ चुका है किसी सीजल के एग्जाम में, SSC के किसी एग्जाम में पूछ चुका है। इक्ष्वाकु, ये मतलब लॉर्ड राम की लाइफ के बारे में बताता है। सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, अच्छी बुक है ये भी। सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। आई हैव रेड मोस्ट ऑफ अमीश बुक्स एंड दे आर रियली गुड, ठीक है। मतलब इसमें दिखाता है कि सीता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह फोकस किया गया है इन पे। और रावण पे भी है, रावण, इनका पूरा नाम नहीं मुझे बुक का याद है, पर समथिंग रावण से रिलेटेड है। एक है, एक थी वॉर ऑफ लंका, मतलब राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था उस पे बेस्ड है ये बुक। तो दिस इज़ ऑल आई थिंक इम्पॉर्टेंट बुक्स। बाकी और कुछ होगा तो आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू इन फॉर्म ऑफ, मैं बुक्स का आपको टेलीग्राम पे PDF भेज दूंगी अगर मुझे कुछ लगेगा कि इसमें और कोई बुक्स ऐड कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा नंबर था ये 6th 7th नंबर। ये हेडक्वार्टर पे बेस था, वो था कि इंटरनेशनल सिविल, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में है, कनाडा। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है, कनाडा, ठीक। और इसमें क्या पड़ा? और मुझे लगता है कि और तो कुछ पूछेगा नहीं। ऑप्शंस में जो था वो ब्रसल्स था, ब्रसल्स, हाँ देख लेते हैं, जैसे ब्रुसेल्स हो गया। या इस, ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और हेग में क्या है? हेग में क्या है? हैंग, हैंग, हैंग से याद आया, अब हेग में क्या है? हेग से हैंग सुनाई दे रहा है? हैंग कहाँ होता है? जस्टिस, मतलब किसी न्यायालय में होगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, ठीक। ये हो गया। और हाँ, एक पूछ लेता, वियना में जो था, वियना में किसका हेडक्वार्टर है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 8th नंबर। हाँ, स्कीम है ये एक, PM पोषण शक्ति
निर्मण स्कीम ये स्कीम है, ये जो कि एक मिड डे मील स्कीम भी है। पोषण से याद कर लो कि ये मिड डे मील स्कीम है ये। ठीक। तो क्या है कि इसमें इसको ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 2021 में। इसने मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस किया है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक। और एज पर न्यू मतलब जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 450 जो इनके नॉर्म्स थे, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे दूसरे कलर से, जो इनके नॉर्म्स थे वो कुछ ये थे। 450 कैलोरीज, 12 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन चाहिए, एक दिन का है। और 100 ग्राम फूड ग्रेन्स पर चाइल्ड पर डे। फूड ग्रेन्स 100 ग्राम फूड ग्रेन्स पर चाइल्ड पर डे, मतलब हर बच्चे को एक दिन में ये मिलना ही मिलना है। ये है मिड डे मील्स के नॉर्म्स है, ये याद रख ले। 450 कैलोरी है, 450 कैलोरी हो गई, 12 ग्राम प्रोटीन हो गया, 100 ग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, एक बच्चे को ये मिलना ही मिलना है। ठीक। और हाँ, ये कौन सा एज ग्रुप है, जो एज ग्रुप है वो वो कितना कर रहा है, क्लास 1 से क्लास 1 to 8। ठीक। मतलब 6 से लेकर 6 से 14 साल बच्चे, बस इतना ही इंपॉर्टेंट। मिड डे मील स्कीम को इसने रिप्लेस किया, 2021 में लॉन्च हुई थी। इसके नॉर्म्स कौन कौन, 450 कैलोरीज होनी चाहिए, 12 ग्राम प्रोटीन हो गया, 100 ग्राम फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए हर बच्चे को हर दिन। पता नहीं मिलता है भी कि नहीं रियल में, बट ऐसा इनका नॉर्म्स है। एज ग्रुप क्या है, वो फर्स्ट क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का है, और मतलब 6 से 14 साल तक के है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं इस पे, वो देखते हैं कि किसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। इसको इम्प्लीमेंट करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो पढ़ते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये जो ऑक्टेव्स, तो ये जो लॉ है वो आया कब था, 1865 में आया था। ठीक है, कौन लाया था, जॉन न्यूलैंड करके एक साइंटिस्ट थे, वो लेकर आए थे, जॉन न्यूलैंड। ठीक है। और इनका बेसिस क्या था कि इन्होंने हर 8वें एलिमेंट, मतलब जो हर 8वां एलिमेंट होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक। और टोटल एलिमेंट्स कितने थे इनके इनके हिसाब से, इनके ऑक्टेव्स में तो टोटल 56 एलिमेंट्स थे, सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे। हो सकता है कि उस टाइम तक सिर्फ इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिसका लास्ट एलिमेंट जो था वो ब्रोमीन था। तो क्वेश्चन था कि ब्रोमीन लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ब्रोमीन वॉज द लास्ट एलिमेंट और हाइड्रोजन वॉज द फर्स्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन, बस इतना ही याद रखो, ज़्यादा नहीं। हाइड्रोजन वॉज द फर्स्ट एलिमेंट। कब आया था, कौन लाया था, कितने एलिमेंट्स थे, पहला लास्ट कौन था और पहला कौन था, बस नथिंग एल्स। क्योंकि एलिमेंट सिर्फ इतने ही डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे, तो पहला जो था वो तुम्हारा हाइड्रोजन था और लास्ट तुम्हारा ब्रोमीन था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, 10th। तो ये देखते हैं कि एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इसके बारे में देखते हैं कि ये कब आया था। तो पहले बात तो ये जो आया था वो सेकंड 5 ईयर, ये जो ईयर था वो 1956 था। 1956 में जो था तुम्हारा सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था। सेकंड 5 ईयर प्लान था, तो वैसे पूरा इंडस्ट्रियलाइज, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ की बात करेगा तो सेकंड 5 ईयर प्लान ही आएगा। ठीक। जो कि इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 1956 से 1961 थी। तो इसके बारे में 1956 से 1961, बस इतना ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। और इसने मतलब फोकस किस किस एरिया पे था, सेल्फ रिलायंस पे था, गांधीयन प्रिंसिपल हो गया और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 है।
खेलो इंडिया, विंटर गेम्स 2025। तो सबसे पहले इसकी होस्ट सिटी कौन थी? इसको होस्ट किया था लद्दाख ने और जम्मू कश्मीर, JNK। मैस्कॉट जो था, मेनली जो इवेंट्स हेल्ड हुए थे वो गुलमर्ग और लेह में हुए थे, लद्दाख, लेह, और मेजर जो थे वो गुलमर्ग। जो मैस्कॉट था, इसका जो मैस्कॉट था वो शीन ए शी थी। शीन ए शी, इसका मतलब था स्नो लेपर्ड। इसका मतलब होता है स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ये एक एंडेंजर स्पीसीज है, हिमालयाज़ का नेटिव होता है। मतलब ये जो स्नो लेपर्ड है बहुत ही एंडेंजर स्पीशीज़ है, हिमालयाज़ के नेटिव होते हैं। बस इसमें आई थिंक इतना ही है। और हम ये भी देख लेते हैं कौन कौन गोल्ड जीता था। तो प्राउडली अचीविंग, हमारी इंडियन आर्मी, फर्स्ट पोजीशन जो थी वो इंडियन आर्मी को मिली थी, जिन्होंने 7 गोल्ड जीते हैं, 7G, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज। ठीक। सेकंड पोजीशन जाती है हिमाचल प्रदेश को, इन्होंने जीते थे 6 गोल्ड और आई थिंक 5 सिल्वर थे और 7 ब्रोंज था। और थर्ड पोजीशन लद्दाख को ही जाती है। तो लद्दाख ने कितने जीते थे? 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, कौन जीता है? इंडियन आर्मी फर्स्ट आया है 7 गोल्ड के साथ। ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा नंबर है? 12th नंबर, आमिर खुसरो के बारे में। ये जो थे वो किन के रेन में थे? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका ये जो रेन था वो खिलजी के रेन, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे। अलाउद्दीन खिलजी। इनको किसका टाइटल दिया गया है? पैरट ऑफ इंडिया, यानी तूते हिंद का। तूते हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इनके जो गुरु कौन थे? जो इनके गुरु साहब हैं वो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया जी इनके गुरु हैं। ठीक है, ये सूफी सेंट हैं। और इनका जो कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो आमिर खुसरो ने क्या था, इन्होंने कव्वाली इन्वेंट करी थी। कव्वाली की स्पेलिंग क्या होती है? आई थिंक कव्वाली होगा ना, तो ए तो होगा ही। कव्वाली इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक। और ये सितार प्लेयर थे। अगर कभी इनका इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया जाए तो ये सितार प्लेयर थे। पर्सियन लैंग्वेज में लिखते थे। और इन्होंने खैजन उल फतह फतू लिखी थी। इनकी जो ऑथर, मतलब ये ऑथर थे किस बुक के? खजैन उल फतह। ठीक, ये हो गया। बाकी बाकी इनके बारे में मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। इनका जो टॉम्ब है वो दिल्ली में ही टॉम्ब है, निज़ामुद्दौलिया की टॉम्ब के बिल्कुल पास में ही। तो क्वेश्चंस में इसमें यही पूछता है कवाली किसने इन्वेंट करी थी, क्रिएट करी? तो आमिर खुसरो ने करी थी। तूते हिंद का टाइटल भी इनको दिया गया था। कौन से रेंज में थे? अलाउद्दीन खिलजी की रेंज में ही थे। फिर मिल चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, 13 नंबर। तो ये हम देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। द्रोणाचार्य अवार्ड, जो द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 के विनर्स देखते हैं, 2024। देखो, 2 कैटेगरी होती हैं, एक रेगुलर होती है और एक होती है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। तो दोनों ही कैटेगरी के हम विनर्स देखते हैं। तो जो रेगुलर कैटेगरी के विनर थे वो हमारे हैं, 3 कोचेस को दिया गया है। एक सुभाष राणा, सुभाष राणा जी, इनको पैरा शूटिंग के लिए मिला है। पैरा शूटिंग, SHOOTING। और दूसरे कोच जो हमारे हैं दीपाली देश पांडे, इनको शूटिंग के लिए मिला है, दीपाली देश पांडे।
शूटिंग, बिकॉज वी दिस ईयर्स ओलंपिक 2024 के शूटिंग में काफ़ी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इंडिया ने करी थी, इसलिए। संदीप संगवान, और हॉकी में भी संदीप संगवान जो कि हॉकी के हैं, संदीप संगवान हॉकी, ठीक है। अब लाइफ टाइम में देखो तो एस मुरलीधरन, ये 2024 की बात कर रहे हैं, एस मुरलीधरन, ये बैडमिंटन के हैं। और अरमांडो, इनका नाम थोड़ा टिपिकल है, एंजनीलो कोलाको, ये इनको फुटबॉल कैटेगरी में मिला है लाइफ टाइम, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा, मैचिंग में पूछ सकता है क्योंकि, या फिर ऑप्शंस में स्टेटमेंट में पूछ लेगा, 2 नाम दे के तीसरा लाइफ टाइम का दे देगा, पूछ लेगा क्या ये सब रेगुलर वाले हैं। सो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो एक स्कीम है वन मित्र करके, इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये स्कीम 2024 में आई थी, और कौन सी सरकार लेके आई थी? हरियाणा गवर्नमेंट जो लेके आई थी, वो ये स्कीम लेके आई थी। इस स्कीम के तहत क्या था? पहली बात तो ये बहुत ही, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो स्कीम थी ये हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई थी, और इस समय के प्राइम चीफ मिनिस्टर कौन थे यहाँ के? सीएम पूछ ले अगर, तो मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल, स्पेलिंग मनोहर लाल खट्टर, ये चीफ मिनिस्टर थे उस समय हरियाणा के जब ये स्कीम लाई गई थी। और ये बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए स्कीम है। वन मित्र से समझ में ही आ रहा है कि एनवायरमेंट को लेके स्कीम है। तो जितने भी लोग, उनकी सैलरी अगर 1.8 लाख से कम है, तो वो लोग 1.8 लाख सैलरी से कम है तो वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं इस स्कीम में। इंसेंटिव्स वगैरह भी मिलेगा इसमें। एज ग्रुप क्या है? 18 से एज ग्रुप क्या है? 18 से 60 ईयर्स, 18 से 60 ईयर्स ऑफ, मतलब इतना ही एज ग्रुप है इसमें। तो ठीक है, तो बेसिकली जो स्कीम है वो जैसे नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में प्लांटिंग करने के लिए, प्लांट इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज़, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। 2024 में आई थी ये। तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, वो लेके आए थे। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? नॉन फॉरेस्ट एरियाज़, ये प्लांट करना नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में, और इन्वायरमेंट स्कीम है, और जिनकी एनुअल इनकम 1.8 लाख पर एनम है, ये पर एनम लिख लो यहाँ पे। जिनकी एनुअल इनकम इतनी है वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। कौन सी उम्र के? 18 से 60 साल के लोग, ठीक। मूविंग, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक कंपटीशन था 2024 में हुआ था जिसका नाम था एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप 2024। इसके पहली बात तो पूछा गया था हुआ कहाँ था, चैम्पियनशिप 2024। तो ये जो हुआ था, इसकी जो होस्ट था वो मालदीव्स था, मालदीव्स में ये हुआ था। और गोल्ड किसको मिला था इसमें? गोल्ड जापान को मिला था, जापान। इंडिया को क्या मिला था? सिल्वर, सिल्वर मतलब इंडिया को मिला था। और हमारा जो चाइनीज़ का तपई है, ब्रोंज, जो ब्रोंज है वो तपई को मिला था। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इतना ही याद हो जाए बहुत है, क्योंकि इतने सारे तो चैम्पियनशिप होते रहते हैं। सर्फिंग का भी एक अलग चैम्पियनशिप था, तो उसमें होस्ट इसके मालदीव्स थे। जैसे ये कुछ चैम्पियनशिप्स होते रहते, बट हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। नॉर्मली हम क्रिकेट हॉकी भी बहुत रेयरली देखते हैं, मेजरली हम क्रिकेट ही देखते हैं। तो जैसे ये चैम्पियनशिप्स होती है तो पता ही नहीं चलता है, तो फिर एग्जाम्स में आती हैं तो फिर हम कुछ और आंसर लगाए आते हैं इसका। तो इसलिए हमें इसके लिए बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। जितने भी छोटे हो गए, बड़े हो गए, जितने भी चैम्पियनशिप्स होते हैं, जैसे सर्फिंग का चैम्पियनशिप हो गया, गोल्फ का हो गया, या कोई भी स्पोर्ट्स का हो गया जो जो हाइलाइट्स में नहीं रहता है, तो उनके चैम्पियनशिप्स को हम लोग को ध्यान रखना है, खास करके 2024 में जो हुए हैं। तो जैसे सर्फिंग का मालदीव्स है, उसकी जो सर्फिंग में जो होस्ट किया था मालदीव्स ने किया था। गोल्ड मिला था जापान को, सिल्वर इंडिया को मिला है, और ब्रोंज तपेई चाइना को मिला है, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा नंबर था ये? 16th। तो ये इस लेक्चर का, इस एनालिसिस का लास्ट टॉपिक होगा। हम लिस्ट के बारे में देखते हैं, दैट इज़ यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट।
यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल में आता है? हमने अभी इसी वाले एनालिसिस में पढ़ा था 249 आर्टिकल, जो पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो कोई भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को, अगर उसको लगता है, अगर राज्यसभा बोलता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट में है, तो वो हमारे सेंट्रल लिस्ट में ला सकता है। तो पार्लियामेंट को अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये 249 आर्टिकल है। तो 246 आर्टिकल से रिलेटेड है ये लिस्ट। आर्टिकल, अरे इसको क्या कह रहे हैं, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट बोलोगे, लिस्ट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 246, 246। कितने कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? जैसे यूनियन में कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 97 होते हैं। स्टेट में कितने होते हैं? 61 होते हैं। पहले 67 थे, ठीक है। अब इसको हटा के 61 कर दिया है। फिर 52, इसमें कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो जैसे कि यूनियन में हो गया डिफेंस, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स लिख लो तुम, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, और एटॉमिक एनर्जी हो गया, और बैंकिंग हो गया, सिटीजनशिप हो गया। ये कुछ टॉपिक्स सब्जेक्ट्स हो गए। होते तो 97 है, कुछ इंपॉर्टेंट आई हैव रिटन। और जैसे कि और कुछ इंपॉर्टेंट, अब स्टेट में देखते हैं। स्टेट में जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक हो गई, पब्लिक ऑर्डर हो गई, और ट्रेड हो गया विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट ट्रेड विद इन द स्टेट हो गया, विद इन स्टेट, ठीक है। और कॉन्करेंट के एग्जाम्पल होंगे एजुकेशन, मतलब जिसमें दोनों लिस्ट इंक्लूड होता है, दैट इज़ एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया। यही पूछा था कि मैरिज और डिवोर्स कौन सी लिस्ट में आते हैं, तो दैट इज़ मैरिज एंड डिवोर्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया। प्लीज़ स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग और राइटिंग इग्नोर कीजिएगा। और क्या हो सकता है? क्रिमिनल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। और ये है कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं किसी सेम कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे, तो कन्फ्लिक्ट होता है। तो इन दैट मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट कौन सा लॉ, मतलब कौन किसका माना जाएगा? तो पार्लियामेंट का, यानी सेंट्रल का माना जाएगा। तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो वो हमारे आता है आर्टिकल 254। कहता है कि डोमिनेंसी दिखाता है किसकी? सेंट्रल की, मतलब पार्लियामेंट की, ओवर स्टेट इन द मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट। 254। अब मतलब पार्लिया, अगर कन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे याद कर लो, झगड़ा होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, अगर कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो सेंटर ये मतलब डोमिनेंट होगा, बस इतना याद रखो। तो कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 254। 249 हम पढ़ चुके थे। 240 आर्टिकल 248 क्या, एक आर्टिकल 248 भी देख लेते हैं कि एक रेजिडरी पावर होता है जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, वो जो होता है वो सेंटर के पास होता है, ठीक। आर्टिकल, ये पूछ ले अगर, तो ऐसे याद रख लो आर्टिकल की स्पेलिंग क्या है। आर्टिकल 248, आर्टिकल 248 जो होता है वो रेजिडरी लिस्ट के बारे में बताता है। वो हमारे पार्लियामेंट के पास ही, पार्लियामेंट के पास ही है इसका अधिकार, जो भी कह लो आप, रेजिडरी, ठीक है। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट, और तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी एक कुछ अमेंडमेंट भी हुआ था। हाँ, एक अमेंडमेंट याद आया मुझे, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ये क्या करता था? ट्रांसफर्ड स्पेलिंग क्या थी? ट्रांसफर एजुकेशन, ट्रांसफर्ड एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स। ये जो टॉपिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स थे फ्रॉम, इसने स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र करके कॉन्करेंट में डाल दिया था, ठीक है। मतलब एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब दोनों इसमें अपना अपना लॉ बनाएंगे। फिर देखते हैं अगर लड़ाई हो गई तो फिर सेंट्रल प्रिवेल करेगा, आर्टिकल 254। सो दिस वाज इट फॉर दिस एनालिसिस ऑफ एडुकेटी का जो
रिविजन मतलब एजुकेटिव बेस्ड पैटर्न का जो मॉक हुआ था, मॉक नंबर 2 का ये जीएस एनालिसिस है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में और मॉक के साथ भी। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं इसका एक पीडीएफ का मैं एक शीट आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, इस जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल का। तो आप वहाँ से जाके शीट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना भी क्विज़ वगैरह होगा मैं वहीं पे आपको डाल दूंगी। सो आप वहाँ पे जाकर वहीं से आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।